Assalamu alaikum everyone. I am your instructor Salman Amin Malik for the course Calculus of Variations. Today we are going to start our 11th lecture. In fact 10th lecture जो है वो मैंने रिकॉर्ड करवा दी है. I have delivered 10 lecture. जो फर्स्ट पोर्शन है आपका कोर्स का, I have divided that course into 3 major sections. First section जो है वो हमने complete कर लिया है. So I was thinking rather than के I move forward, as I said earlier in my previous lecture, कि we should revise the basic concept or major concepts which we have discussed during the last 10 lectures. उनका एक revision lecture जो है वो रख लिया जाए ताकि मैं emphasis भी कर सकूं कि ये concepts जो हैं ये important concepts हैं और इनको आगे हम use भी करेंगे, क्योंकि second part जो है it is all about the generalizations of the first part. For example, first part में हमने Euler-Lagrange equations जो हैं वो ऐसे functionals के लिए ड्राइव की हैं या necessary conditions which are in fact the Euler-Lagrange equations for certain functional, जिस पे आपका functional जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ एक ही कर्व पे. एनालिटिकल डायनामिक्स में हमने इस तरह के कर्व्स किए थे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है लेकिन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं. लेकिन सेकेंड पार्ट में रिगोरसली हम जनरलाइज करेंगे ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं. इन दैट केस वी विल हैव some necessary conditions as we have in the Euler-Lagrange equation case. हम Euler-Lagrange के केस में हमारे पास अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं. अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे then we will of course have the partial differential equation. For example, we are going to generalize कि अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही हो लेकिन आपका कर्व फंक्शनल जो है वो डिपेंड करे कर्व पे नॉट ओनली इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे भी वो जो है डिपेंड करे आपका फंक्शनल. फिर हम ये भी देखेंगे सेकंड पार्ट में कि अगर कर्व जो है रादर देन के y इक्वल्स x एज अ फंक्शन दिया गया हो, उसके कोऑर्डिनेट पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है, पैरामीट्रिक इक्वेशन में y x जो है जो कर्व हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर सर्टन कर्व्स जो कि मिनिमाइज कर सकें सर्टन फंक्शनल्स को, उनको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया गया हो तो Euler-Lagrange equations whether remains the same or they are going to change, and if they are going to change क्या equivalence है क्योंकि वही कर्व है उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस दे दी हैं. इस तरह के कई क्वेश्चंस जो हैं जनरलाइज. फिर हैमिल्टन और जैकोबी थ्योरी जो है अबाउट द कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस ये हम डिस्कस करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन फर्दर आगे जाने से पहले आज के लेक्चर में मैं ये चाहूँगा कि जो लास्ट 10 लेक्चर्स में हमने सीखा है उसको ज़रा आपको रिवाइज करवा दूँ ताकि आप एक बार फिर जो है फ्रेश फील करें और उसके बाद देन I will move on to the next section of my course. So let's see what we have in today's lecture. In fact, in today's lecture, I am going to pick certain slides from previous lectures. उन्हीं slides को pick करके मैंने एक lecture revision का जो है वो prepare किया है ताकि आप जो है वो ज़्यादा ग्रिप और अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता चला मैं उसको बेहतर तरीके से आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. ऑफ कोर्स पूरे के पूरे 10th लेक्चर जो है वो तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन मैं जो है क्विकली जो है वो आपको एक रिवीजन जो है वो प्रोवाइड करना चाहता हूँ इन दिस 11th लेक्चर में. लेट्स गो टू द स्लाइड एंड सी व्हाट वी हैव इन टुडेज लेक्चर. Today we are going to start the 11th lecture of Calculus of Variation, in which in fact it is the revision lecture. So first lecture में मैंने आपको सिर्फ motivations बताई थी और जो concept आपने one variable में maxima और minima for the function of one variable आपने सीखा था वो मैंने रिकॉल करवाया था और ये फर्स्ट लेक्चर से एक ही स्लाइड मैंने ली हुई है. दिस इज अबाउट द फर्माट्स थ्योरम. इफ f हैज लोकल मैक्सिमम और मिनिमम एट c and if the first derivative of f at the point c exists, ये
एग्जिस्ट देन फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर लोकल मैक्सिमम और मिनिमम है तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल्स 0। और इसकी ज्योमेट्रिकली भी देखी थी कि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल 0 का क्या मतलब होता है आपका कि टेंजेंट लाइन जो है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर मैक्सिमम पॉइंट होगा या मिनिमम पॉइंट होगा लोकल मिनिमम, तो ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट टेंजेंट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये तो ज्योमेट्री थी। मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, ये जस्ट रिकॉल करवाया था कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स इन द डोमेन वेयर एफ डैश सी या एक्स जो है वो इक्वल्स नॉट हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास, एंड दिस इज फर्माट्स थ्योरम जो है इट इज इन फैक्ट प्रोवाइडिंग द नेसेसरी कंडीशन। ये क्या प्रोवाइड करता है? नेसेसरी कंडीशंस। नेसेसरी कंडीशंस जो है ये प्रोवाइड करता है। अब अगर ये नेसेसरी कंडीशंस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमा या मिनिमा अगर रिलेटिव और एब्सोल्यूट अगर हो सकता है इनसाइड द इंटरवल, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 होना पड़ेगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एफ एट द एंड पॉइंट्स। अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो एंड पॉइंट्स पे भी आप एफ की वैल्यू निकालें। द लार्जेस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द अबव स्टेप्स इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज वैल्यूज इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एंड दिस इज द method or steps to have the maximum or minimum value. फिर सेकेंड लेक्चर में we have discussed several physical problems जिनको ही मैथमेटिकल मॉडलिंग हमने की थी। मैंने कुछ एक दो पिक किए हैं। मिनिमल सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और इसको हमने सॉल्व भी कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। प्रॉब्लम ये था वी आर ट्राइंग टू फाइंड द स्मॉलेस्ट सरफेस। स्मॉलेस्ट सरफेस हमें चाहिए टू कवर एन एरिया, एक एरिया को कवर करने के लिए। इन अदर वर्ड्स वी आर लुकिंग फॉर y इक्वल्स x सम कर्व सच दैट कि गिवन एरिया जो है उसको एक सरफेस जो है वो कवर कर ले। तो वी विल रिवॉल्व दैट कर्व अबाउट x axis and get the surface of revolution। इसको हम आपने कैलकुलस में surface of revolution के नाम से पढ़ा होगा। अब ये ए पॉइंट ए बी पे जो है ये कर्व डिफाइंड है टू फाइंड द सरफेस ऑफ आवर शेप। अब इसमें स्लाइसिंग मेथड जो है ना वो हमने अप्लाई किया था कि अगर इस सरफेस के मैं स्लाइस बना लूं एंड देन इफ आई हैव टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ दैट स्लाइस विच इज सर्कुलर स्लाइस, सर्कुलर डिस्क होगी उसका स्लाइस, तो उसके लिए मुझे ये चाहिए, रेडियस चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इसका मैंने कैलकुलेट करना है इस वाले का, ये लेंथ फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये लेंथ जो है ये मुझे पता है कि अगर ये पॉइंट जो है ये पॉइंट लेट से x है, तो ये लेंथ जो मैं दिखा रहा हूं आपको जहां पे मेरा वो दैट इज इक्वल्स y ऑफ x। सो हमें सर्कुलर डिस्क का हमें पता होता है कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई y जो है ये हमारा बन रहा है 2 पाई y इनटू दिस स्मॉल आर्क लेंथ। ये जो स्मॉल आर्क लेंथ यहाँ पे एरो की शेप में भी दिखाई गई है कि हर ds स्मॉल आर्क लेंथ पे हमने अपने कर्व को डिवाइड किया और उसके बाद हमने जो है वो डिस्क उस स्मॉल आर्क लेंथ के कोरस्पॉन्ड, इस आर्क लेंथ के कोरस्पॉन्ड हमने डिस्क जो है वो उस डिस्क का वॉल्यूम जो है वो निकालना है। हमें पता है वो क्या है 2 पाई y ds,
और एंड वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी टू दिस थिंग, और ds जो है ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू दिस वन, और इस तरह हमारे पास ये फंक्शनल आ जाता है जो कि रिक्वायर्ड है. वी आर लुकिंग फॉर द कर्व y such that the surface area is minimum, और surface area डिस्क की फॉर्म में हमने ये कैलकुलेट कर लिया. सो वी आर लुकिंग फॉर द मिनिमम ऑफ दिस फंक्शनल, और जो कि हम करते हैं, हमने ये किया भी है. नेक्स्ट जो है बड़ा फेमस प्रॉब्लम जो है ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम के हाउ ऑन विच कर्व a particle freely move under the gravitational force only, such that from the point O to point B the particle reaches in minimum time. ये minimum time का प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है. इसको भी हमने फॉर्मुलेट किया था कि टाइम को हमने मिनिमाइज करना है, और वेलोसिटी और फिज़िक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमने यूज़ किए थे. लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है, और इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया था और इसको सॉल्व भी किया था. एंड इफ़ यू रिमेंबर वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड वी गॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस फंक्शनल टू बी मिनिमाइज्ड. वाई जो थे वो साइक्लॉइड आए थे. साइक्लॉइड क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन. कि एक सर्कल ऑफ रेडियस लेंथ लेट्स से आर का आप ले लें, उसके ऊपर आप ये बैठ जाएं फिक्स पोजीशन, ये ए कोई चीज पॉइंट फिक्स कर दिया. नाउ रोल ऑन दैट सर्कल, इसको मूव करवाएं हॉरिजॉन्टली, रोल करें, तो ये जो पॉइंट फिक्स पॉइंट की जो पाथ बनेगा दैट इज नोन एज द साइक्लॉइड. Then we have defined functional or functional calculus of variation is all about the functional. Functional से क्या मतलब था, इसको informal way से हमने define किया था, और formal जो है mathematical rigorous way से भी हमने इसे define किया था. Let R be the set of real numbers and omega be the set of functions, then j omega R is called a functional. It means the input of the functional j are some functions. ये functions हैं जिनकी डोमेन जो है वो कोई खास हो सकती है. फॉर एग्जांपल ओमेगा जो यहाँ पे है, इसमें ऐसे फंक्शंस हो जिनकी डोमेन क्लोज्ड इंटरवल ए बी हो एंड एफ इज continuous. For example, this is a set. So J को हम define कर लें किसी भी वे से. For example, integral from 0 to 1 f of x, y, y prime, y double prime, अगर y is belong to omega. लेकिन यहाँ पे अगर मैंने f कोई फंक्शन लिख दिया है विच टेक्स द आर्गुमेंट्स x, y, y प्राइम, y डबल प्राइम, और प्राइम यहाँ पे डेरिवेटिव है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो फंक्शन है इनके डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करने चाहिए, फ्रॉम वेयर वी आर हैविंग द इनपुट ऑफ फॉर आवर फंक्शनल. रेक्टिफाइबल कर्व्स क्या होते हैं? इन एनालिसिस द लेंथ ऑफ अ कर्व इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग लेंथ ऑफ अ पॉलीगॉन लाइन इंस्क्राइब्ड इन द कर्व, as the maximum length of the chords forming the polygon lines goes to zeros. ये rectifiable curve जो हैं is an example of functional. इसी तरह ये भी एक example है. Consider the set of all rectifiable curves. A definite number is associated with each curve. हर कर्व का एक डेफिनेट नंबर असाइन करते हैं जो कि लेंथ है. अब कर्व जो है वो ऑब्वियसली y, अगर हम 2D में हैं तो y equals x will be a curve. Length of a curve is a functional defined on the set of rectifiable
कर्व्स जो हैं, तो ये रेक्टिफाइबल कर्व्स इसलिए डिफाइन किए कि किस तरह, व्हाट डू वी मीन बाय रेक्टिफाइबल कर्व्स, एंड देन वी हैव गिवन के फॉर कोरस्पॉन्ड टू ईच कर्व वी आर डिफाइनिंग द लेंथ ऑफ द कर्व एज द फंक्शनल। नॉन लीनियर स्पेस जो है इसको हमने डिस्कस किया था। इनफैक्ट ये जो है ये लीनियर स्पेसेस जो हैं या फिर लीनियर स्पेसेस आर दोस स्पेसेस जो वेक्टर स्पेसेस, ऐसे वेक्टर स्पेस हैं जिनमें जो स्केलर्स हम लेते हैं, अल्फाज फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो अल्फा है ये फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो फील्ड मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो फील्ड एक चीज हम डिफाइन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। फील्ड जो है वो ऐसी वेक्टर स्पेस जिसमें रियल नंबर्स फील्ड हो। अब वेक्टर स्पेस जो है ये भी आपको पता है कि ये वेक्टर्स जो फिजिकल वेक्टर्स होते हैं जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं, उन्हीं को ही मैथमेटिशियंस ने जनरलाइज किया हुआ कंसेप्ट को। तो वेक्टर स्पेस की जब भी बात करते हैं तो हम एडिशन की और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हमें दो बातें जरूर पता होना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का पता होना चाहिए। जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन आती है तो हमें फिर डिफाइन करना पड़ेगा कि स्केलर्स क्या हैं। तो स्केलर्स हमेशा हम नॉर्म्ड लीनियर स्पेस में रियल नंबर्स को लेते हैं। वैसे स्केलर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं एंड सम अदर एब्स्ट्रैक्ट सेट भी हो सकता है। तो नॉर्म लीनियर स्पेस इज इन फैक्ट अ लीनियर स्पेस इन विच वी डिफाइन के डिस्टेंस बिटवीन द टू एलिमेंट्स ऑफ दैट वेक्टर स्पेस वो किस तरह हमने डिटरमिन करना है। तो नॉर्म ओवर अ वेक्टर स्पेस is a function which satisfies these three conditions. In a non-linear space, we can talk about distances between elements by defining the distance between x and y to be the quantity this one. अब ये मैंने वैसे भी आपको बताया था जब ये मैंने डिस्कस किया था लेक्चर में कि अब आपके पास कोई पॉइंट्स नहीं है, अब आपके पास फंक्शंस हैं। फंक्शनल से जब हम डील करेंगे तो दो फंक्शंस के दरमियान डिस्टेंस जो है ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है कि किस तरह हम डिफाइन करें। दैट्स व्हाई वी हैव जनरलाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस टू द नॉर्म्ड, नॉर्म पे जनरलाइज किया और उसके बाद फिर हमने किसी भी कोई भी फंक्शन हो उस पे हम डिस्टेंस जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डिफाइनिंग द नॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, for the space of continuous functions whose domain is AB, one way of defining the norm is that you take the maximum of absolute value of that function over the interval on which it is defined. Domain पे जो maximum value है उसको आप असाइन कर दें कि दिस इज द नॉर्म, दिस इज व्हाट वी आर डिफाइनिंग द डिस्टेंस ऑफ सम वेक्टर, वेक्टर स्पेस से क्योंकि है सम वेक्टर y। अब ये वेक्टर जो है ये एक फंक्शन है। मैं इसको वेक्टर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो CAB कलेक्शन है फंक्शंस की ये पूरी की पूरी सेटिस्फाई कर रहा है वेक्टर स्पेस की, इसलिए मैं इसे वेक्टर बोल रहा हूं। एक फंक्शन को y ऑफ x को मैं वेक्टर बोल रहा हूं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द की लेमा which we have used while we derive the necessary conditions for a functional to have extreme values at some function और इसको बार बार हमने यूज किया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसका प्रूफ तो नहीं मैं लेकिन आपको रिकॉल करवा दूंगा कि इफ अल्फा एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन AB and if integral this is 0
for all h such that h of a and h of b equals 0, then alpha x equals 0 आपके पास आएगा if alpha x is a continuous function. In fact, इसी लेमा को यूज करके we have written the Euler-Lagrange equations. और Euler-Lagrange equation के प्रूफ में या डेरिवेशन में अगर आप याद करें कि मैंने यही लेमा यूज किया था while I impose the condition that delta variation of the functional equals naught जब आता था, then we have epsilon xi into partial f over partial y over the interval a to b minus d over dx partial f over partial y prime dx equals naught. यहाँ पे मैं यही लेमा अप्लाई करता हूँ. अब अल्फा जो है, अल्फा की जगह मेरा ये है, दिस इज माई अल्फा एक्स एंड दिस इज माई एच. और ये एडमिसिबल फंक्शन जाय जो होता है, ये जाय ऑफ ए इक्वल्स नॉट होता है और जाय ऑफ बी इक्वल्स नॉट होता है. दैट्स व्हाई आई कैन यूज दिस वन. और सेकेंड पार्ट में हमने ये डिस्ट्रिक्शन जो है कि आपका जो कर्व जो है y ऑफ x जो है वो दो फिक्स्ड पॉइंट a और b से पास करे, इसको हम रिमूव कर देंगे. हम इस तरह के फंक्शनल डिस्कस करेंगे जिसमें ये पॉइंट जो है ये मूविंग पॉइंट हो सकता है, वर्टिकली दोनों पॉइंट मूविंग हो सकते हैं. इन दैट केस आपका एक्साई a जो है जीरो होना और एक्साई b जो है, एडमिसिबल फंक्शंस जो है वो जीरो होना जरूरी नहीं है. और इसको हमने करना है नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट पार्ट में, कि ये जनरलाइजेशन है कि पहले तो ये था कि कर्व फिक्स्ड पॉइंट से मूव करें, देन मूवेबल पॉइंट्स होंगे, दीज पॉइंट्स आर मूवेबल पॉइंट्स. सो ये लेमा जो है ये हम यहाँ पे यूज करके फर्स्ट पार्ट of our course of calculus of variation में ये use करके हम we reached at the Euler-Lagrange equation, जो कि इस लेमा से अप्लाई करके हमारे पास partial f over partial y minus d over dx partial f over partial y prime equals naught, ये हमारे पास Euler-Lagrange equations आती हैं और ये इसी लेमे को यूज करके आती हैं. फिर इसकी कुछ लेमे की जनरलाइजेशंस भी थी, क्योंकि हम एक्सटेंड करेंगे जब काम, और कुछ हमने यूज भी किया था. इफ अल्फा एक्स इज कंटिन्यूअस एंड इफ फॉर एवरी एच एक्स बिलोंग्स टू दिस वन एच ऑफ ए एच ऑफ जी अगर जीरो हो तो उसका ये इनफैक्ट प्रीवियस ही लेमा है. द लेमा स्टिल होल्ड्स इफ वी रिप्लेस सी ए बी बाई सी एन. अगर इससे भी रिप्लेस किया जाए तो लेमा जो है स्टिल होल्ड्स. नेसेसरी कंडीशंस हमने फंक्शनल की निकाली थी कि ऐसे कर्व्स जिन पे फंक्शनल जो है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ले सकता है, दोज आर द कर्व्स विच सेटिस्फाई द Euler-Lagrange इक्वेशंस, और उसकी डेरिवेशन भी हमने की थी. आइडिया वो ही वन वेरिएबल वाला जो था वो मैंने उसी से स्टार्ट किया था कि वन वेरिएबल पे f ऑफ a प्लस h और टेलर सीरीज हमने यूज की थी. ये टेलर सीरीज जो है फॉर फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हमने बहुत ज्यादा इसको यूज करना है. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टेलर सीरीज फॉर फंक्शंस ऑफ मोर देन वन वेरिएबल्स उसको प्लीज जरूर अच्छी तरह आपको अप्लाई करना आना चाहिए. टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो है, तो ये जो है ये नेसेसरी कंडीशन निकालने के, जो नेसेसरी कंडीशंस मैंने कहा था कि एफ डैश सी इक्वल 0 होती हैं फॉर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, उसको मैथमेटिकली मैं प्रूव कर रहा हूं यहाँ पे. और ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर मिनिमम है लोकल मिनिमम देन ओवर द इंटरवल जो है वो
एक इंटरवल हमें, क्योंकि एफ कंटिन्यूस है, एक इंटरवल ज़रूर मिलेगा स्मॉल लेंथ का, जिसे हम नेबरहुड भी कहते हैं, सच दैट कि उसका साइन जो है वो हमेशा जो है एफ ऑफ ए प्लस एच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए. तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू. इनफैक्ट अगर ये आपका एफ डैश प्राइम जो है ये ज़ीरो नहीं होता तो वी रीच द कंट्राडिक्शन to this condition. Then I have defined कि continuity of a functional का क्या मतलब है, differential of a function का क्या मतलब है. Differential of the function, in fact the increment in the functional is defined by this one. अब यहाँ पे normally हम यही करते हैं कि इस पे जो है हम जो भी जिस तरह भी functional defined होता है वो use the Taylor series. Taylor series use करके we split this expression into this one such that one we have the linear part and the other in terms of higher powers of h. ये जो linear part होता है इसी को हम variation of j कहते हैं, and we got the necessary conditions from always this linear part. Then the functional jy is said to be differentiable. Differentiable function जो है उसकी definition दी गई है. Either the linear functional phi h which differs from increment of j by an infinitesimal of order higher than 1 relative to h norm is called the variation of. ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसको हम वेरिएशन कहते हैं जो लीनियर पार्ट होता है, और इसको हमने कई बार यूज़ किया है. आई लेफ्ट दैट रिजल्ट फॉर यू एज एन एक्सरसाइज, और ये जल्फों की बुक में जो है ये इसका प्रूफ भी है. इफ़ यू हैव टू go for the proof and you have any problem, then you can consult the book of Jalfan and Fomin. A necessary condition for the functional, this functional to have an extreme value, maximum or minimum value at y equals y is that the variation जो है वो ज़ीरो होना चाहिए. इनफैक्ट इसी वेरिएशन ज़ीरो करने की वजह से हमारे पास ये कंडीशन आती है. दिस वेरिएशन इज़ ज़ीरो, delta j is 0 if implies this one. That is what we call the Euler-Lagrange equations. और ये इक्वेशंस जो हैं ये इस फंक्शनल के लिए हमने डिफाइन की हैं, और फर्स्ट पार्ट में मोस्टली इसी तरह के फंक्शनल हमने डिस्कस किए हैं अपने कोर्स के फर्स्ट पार्ट में. फिर आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस की कुछ हमने स्पेशल फॉर्म्स भी की थी. स्पेशल जो है वो केसेस जो है वो डिस्कस किए थे. स्पेशल केसेस क्या थे, उनमें से एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है जो कि नॉन ट्रिवियल भी, आई विल से कि दिस वन इज अ नॉन ट्रिवियल स्पेशल केस, और इम्पॉर्टेंट भी है ये कि अगर आपका फंक्शनल जो है जो कि j ऑफ y इंटीग्रल a टू b f x y y प्राइम dx इससे डिफाइंड है. इफ योर फंक्शनल विच इज डिफाइंड बाय इंटीग्रल एंड f एंड योर दिस f जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस f इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि x एक्सप्लिसिटली है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x y y प्राइम इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर. अब अगर f ये हो तो यहाँ पे x एक्सप्लिसिटली तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा इस f में. इस तरह के केस में आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं हैव दिस फॉर्म, और उसमें एक छोटा सा ट्रिक था जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि वी विल यूज द चेन रूल पार्शियल एफ ओवर पार्शियल डी एफ. एफ जो है उसको उसका डेरिवेटिव लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स. चेन रूल अप्लाई करेंगे, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल वाई वाई प्राइम प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम
क्योंकि मेरा ये फंक्शन जो है मोस्ट जेनेरिकली x पे भी डिपेंड कर सकता है, इसलिए ये फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव आया। y पे तो पार्शियल डेरिवेटिव दिस वन इनटू y प्राइम, पार्शियल डेरिवेटिव y प्राइम पे भी डिपेंड कर सकता है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम एंड ऑफ कोर्स दीज आर द फंक्शंस ऑफ y। यहाँ पे x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव जो है वो 1 आया था, इसलिए यहाँ पे कोई आपको प्राइम शाइम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि y जो है वो फंक्शन है x का, दैट्स व्हाई हियर वी हैव प्राइम। और चेन रूल जो है, चेन रूल एंड टेलर सीरीज, चेन रूल एंड टेलर सीरीज, वी आर यूजिंग these two concepts again and again to drive the Euler-Lagrange equations। और पार्ट 2 में भी यही दो चीजें, चेन रूल और जो है वो टेलर सीरीज जो है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल की, ये हम यूज करेंगे। उसके बाद ये जो है Euler-Lagrange equations को मैंने यूज कर लिया, Euler-Lagrange equations को यूज करके मैं I reached here, hence we have Euler-Lagrange equations जो है उनको इस तरह लिखा जा सकता है। इस तरह लिखने का क्या मतलब है कि पार्शियल f ओवर पार्शियल x जो है वो तो 0 था, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो d ओवर dx जो है इक्वल्स नॉट आ गया। वी विल टेक द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से हमारे पास ये फॉर्म जो है Euler-Lagrange इक्वेशंस की आ जाती है। और इसी तरह की डिफरेंट हमने स्पेशल केसेस जो है Euler-Lagrange इक्वेशंस के डिस्कस किए थे। Then this is very important case in which we have discussed the change of variable जो है, change of coordinate। वो इफेक्ट करता है Euler-Lagrange equations को कि नहीं, invariance of the Euler-Lagrange equation। Suppose that instead of the rectangular plane coordinates we have the curvilinear coordinates, and curvilinear coordinates are the most generalized concept of coordinate system we have, the mathematician have, such that the determinant of the Jacobian matrix is non-zero। और ये मैंने तब भी बताया था determinant non-zero इसीलिए होता है कि आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में इजीली मूव कर सकें। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन द कर्व गिवन बाय द इक्वेशन y इक्वल्स yx इन द x5 प्लेन कोरस्पॉन्ड टू दिस वन। जब हम uv प्लेन में चले गए हैं तो Euler-Lagrange इक्वेशंस जो हैं वो एग्जैक्टली y को रिप्लेस कर दें v से, क्योंकि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आपका u है अब, और y प्राइम को रिप्लेस कर दें v प्राइम से, तो यहाँ पे v प्राइम होगा आपका। तो Euler-Lagrange इक्वेशंस रिमेन्स द सेम, पार्शियल f1 और यहाँ पे f1 भी होगा कि आपका फंक्शनल, तो ओरिजिनली आपका फंक्शनल जो था वो तो ये था a टू b f x y y प्राइम dx। ट्रांसफॉर्मेशन आपने यूज की तो आपका फंक्शनल जो है j ऑफ v बन गया a टू b f1, not necessarily the same type of function, f1 which depends upon u v and v prime du। अब ये जो Euler-Lagrange इक्वेशंस हैं, ये फंक्शनल जो है ये u v कोऑर्डिनेट सिस्टम में, u v कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और आपका जो ये Euler-Lagrange इक्वेशंस हैं, these just remains the same। आपने सिर्फ जो ट्रांसफॉर्मेशन की है उसके कॉरस्पॉन्ड न्यू f1 कैलकुलेट कर लें, एंड Euler-Lagrange इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता। We can prove it in fact formally। So this is what we call the invariance of Euler-Lagrange equations under the coordinate transformation। coordinate transformation के या coordinate जो है वो change अगर हम करें तो there is no change in the Euler-Lagrange equations, the change just occurs in the functional, your functional modify हो जाता है और आपके independent और dependent variable जो हैं वो modify हो जाते हैं। That's it in the case of
न्यू जो है आपके वेरिएबल्स जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें आप अपनी आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म कर दें। फिर हमने एनालिटिकल डायनामिक्स में एप्लीकेशंस की थी इसकी। देखें, जो आपका फंक्शनल है, आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस जस्ट गिव्स यू द कैंडिडेट्स वेयर योर फंक्शनल कैन हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस आएंगे वो जो है वो कैंडिडेट हो सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो या ना हो, इसके लिए चेक करने के लिए हम उसको अलग से जो है एक वेरिएशन जो है का साइन चेक करते हैं। जो आपका डिफरेंस इंक्रीमेंट होता है जे ऑफ, जो आपका इंक्रीमेंट है जे y प्लस एच माइनस जे ऑफ y पे, फिर हम कहते हैं कि ये कैपिटल Y इक्वल्स Y पे अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो ये Y पे जो है मिनिमम कर रहा है इस फंक्शनल को J पे, J को। इफ Y प्लस एच माइनस जे वाई ये लेस देन हो तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है Y इक्वल्स Y कर्व पे, और ऑफ कोर्स ये X पे डिपेंड कर रहा है। इनके साइन जो है वो हम काम चेक करते हैं। लेकिन एक बात तो श्योर होती है कि ये आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस के अगर सॉल्यूशंस हैं तो वो स्टेशनरी बनाएंगे फंक्शनल को। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय न्यूटन्स, अब हमने एनालिटिकल डायनामिक्स में हमें पता था कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो करके वी कैन ड्राइव दिस इक्वेशन, दिस फंक्शनल फॉर सर्टेन डायनामिकल सिस्टम। अब यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको हम वी वांट टू डिटरमिन द पाथ ऑफ द डायनामिकल सिस्टम, देन हैमिल्टन प्रिंसिपल जिसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं एनालिटिकल डायनामिक्स में, वो ये कहता है कि आप इस वेरिएशन को जो कि इस इंटीग्रल की आ रही है और इसको लैग्रेंजियन हम डिफाइन करते हैं t माइनस वी को, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डायनामिकल सिस्टम है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायनामिकल सिस्टम है। इनकी वेरिएशन जो है उसको इक्वल 0 करके आप यू कैन हैव द solution of the dynamical system, और solution of the dynamical system क्या है? We want to know about the configuration of the dynamical system, और dynamical system की configuration क्या है कि we want to know कि how the particles are moving at certain time, what is their position, what is their velocity, what is their acceleration and all the related thing, वो सब जो है वो जानना चाहते हैं। अब ये जो है अगर इस इंटीग्रल को मैं J से J ऑफ L में अगर, और इसको मैं L कर लेता हूं डिफाइन, और L जो है ये मेरा किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पे और उनके डॉट्स पे। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आई नो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, T इक्वल्स 1/2 mv² फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m। अब v जो है v² जो होता है ये मुझे पता है, आई कैन राइट इट v डॉट v विच इज dr ओवर dt डॉट dr ओवर dt। अब r जो है पोजीशन वेक्टर जो है ये मुझे ऑफ कोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम x ऑफ t i प्लस y ऑफ t j इस तरह मुझे इवेल्युएट करूंगा मैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो dr ओवर dt यहाँ पे डॉट जो है इन्वॉल्व होंगे dr ओवर dt में। dr ओवर dt में जब डॉट्स इन्वॉल्व होंगे तो इसका मतलब है कि मेरा लैग्रेंजियन जो है वो t जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट है डायनामिकल सिस्टम के, एंड देयर डॉट्स उन पे डिपेंड करेगा। So if we have to solve the dynamical system, in fact we are looking for variation of J, where J is defined by this equation equals 0.
ये तो मैं पता है कि वेरिएशन ऑफ जे इक्वल 0 विद दिस जो है उसका तो सॉल्यूशंस जो है वो आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस होते हैं. दैट्स हाउ आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस कम इनटू द एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिकल डायनामिक्स. और ये लैग्रेंज ने सेपरेटली जो है डायनामिकल सिस्टम्स के लिए ड्राइव की थी. फिर एनालिटिकल डायनामिक्स में क्योंकि जनरलाइज प्रॉब्लम सिंपल नहीं होते, आपका जो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हो. आपका फंक्शनल जो है वो सिर्फ एक ही लैग्रेंजियन जो है वो टी और एक ही कोऑर्डिनेट क्यू ऑफ टी पे डिपेंड करे. इस तरह ये बड़ा सिंपलेस्ट सा केस होता है और सिंपल पेंडुलम इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है ऐसे डायनामिकल सिस्टम की जिसमें सिर्फ एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं. और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि सिंपल पेंडुलम की मोशन अगर डिस्क्राइब करनी है तो यू ओनली नीड, क्या आपको चाहिए होता है, सिर्फ फिक्स्ड पॉइंट से ये जो एंगल थीटा जो है, दिस इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ दिस बॉब मूविंग टू एंड फ्रो लाइक दिस, जो कि हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं और ये फिक्स्ड पॉइंट है. लेकिन जब एनालिटिकल डायनामिक्स में ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं. क्यू वेक्टर जो है ये इनफैक्ट Q1, Q2 अप टू सोन Qn के लिए हो सकता है. तो मैंने पहले इनफॉर्मल वे से अभी तक जो है वो आपको बताया है कि अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो, डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो n हो और फंक्शनल आपका डिपेंड कर रहा हो n फर्स्ट डेरिवेटिव्स पे, देन वी हैव द सिस्टम ऑफ आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस और ये यहाँ पे इक्वल 0 है. फॉर ईच k इक्वल्स 1, 2 अप टू, इसका मतलब अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स 2 हैं तो वी हैव 2 सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इनफैक्ट सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये एप्लीकेशंस जो है एनालिटिकल डायनामिक्स में ये भी हमने की थी और वी हैव डिस्कस सेवरल प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनालिटिकल डायनामिक्स. कुछ 2-3 एग्जांपल्स इंटरेस्टिंग सी की थी. वन ऑफ देम इज दिस मूविंग जो है वो पार्टिकल्स, ए मूविंग फिक्स्ड पॉइंट है ऑफ सिंपल पेंडुलम and the whole dynamical system is in the moving in the vertical जो है ना प्लेन में मूव कर रहा है. तो लैग्रेंज डेरिवेटिव डायनामिकल सिस्टम के लिए आपका आयलर लैग्रेंज इक्वेशन पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू माइनस डी ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट जो है ये बन जाती हैं. अब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू एंड पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट, इनको हम कहते हैं लैग्रेंज डेरिवेटिव्स. ये लैग्रेंज डेरिवेटिव जो है ये ऑफ कोर्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे इफ यू वांट टू सॉल्व अ सर्टेन डायनामिकल सिस्टम. और इस डायनामिकल सिस्टम को हमने सॉल्व भी किया हुआ है. देन वी जनरलाइज द कॉन्सेप्ट. कंजर्वेटिव सिस्टम जो है कि कंजर्वेटिव सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें फोर्सेस, जनरलाइज फोर्सेस जो हैं वो सम पोटेंशियल के ग्रेडियंट में लिखा जा सके. दिस इज द सेम थिंग एज जो कि फेमिलियर फार्मूला है आपका कि फोर्स को माइनस ग्रेडियंट ऑफ v वेयर v इज सम पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल हम कहते हैं. ठीक है, पोटेंशियल जो है इसको डिटरमिन किया जा सकता है. तो अगर आपका कंजर्वेटिव सिस्टम हो तो जनरलाइज फोर्सेस को हम इस तरह लिख सकते हैं. तो जनरलाइज्ड आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन वेयर द फोर्सेस आर नॉट कंजर्वेटिव वो हमने ड्राइव की थी अपने लेक्चर में. और अगर कंजर्वेटिव हो तो आपकी आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन जो हैं वो ये फॉर्म हो जाती हैं. और इसके साथ हमने किए भी थे, एग्जाम्पल्स भी की थी. तो डायनामिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं? वो ये हैं कि सबसे पहले आप सिस्टम को कंफर्म करें कि ये स्टैंडर्ड सिस्टम है. स्टैंडर्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपकी फोर्सेस कंजर्वेटिव हो, वर्चुअल वर्क कोई ना करें और कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो हॉलोनॉमिक हो. हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स जो मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं जिनका डिफरेंशियल इक्वल 0 की फॉर्म में हम लिखे जा सकें. दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग द हॉलोनॉमिक
constraint, that the specified forces are conservative, specified forces conservative हों, select the generalized coordinates, generalized coordinates जो हैं ये identify करें, evaluate the expressions for kinetic energy and potential energy so that you will able to write down L minus V. Substitute these expressions into the Lagrange equations and solve the system of ordinary differential equation. By solution of this system of ordinary differential equation, you will get the generalized coordinates of your dynamical system. और generalized coordinates जो हैं dynamical system के वो आपके जो है वो पूरी configuration जो है वो describe कर देंगे. So I have just told you that what are the steps to solve certain dynamical system. अब उन dynamical system को डायनामिकल सिस्टम क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन लैग्रेंज इक्वेशंस लेट मी रिकॉल यू के वंस अगेन के क्या क्या स्टेप्स करने हैं. सबसे पहले यू हैव टू कंफर्म कि आपका डायनामिकल सिस्टम जो है वो स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया है. फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, सेलेक्ट जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो है इनको सेलेक्ट करना है और ये डिफिकल्ट जो है स्टेप है आपका, बड़ा क्रूशल स्टेप है. Evaluate the expressions for the kinetic energy and potential energy in terms of the chosen coordinates and then substitute these expressions into the Lagrange equations, and of course Lagrange equations जो हैं उनको आप फिर solve करेंगे and you will get the solution of your dynamical system. Let's consider an example. ये example मैंने इसलिए आपको जो है रिवीजन लेक्चर में पिक की है कि ये example जो है ये बड़ी अच्छी example है इसमें, और नॉर्मली जो डायनामिक्स की बुक्स में एग्जांपल्स ली जाती हैं वो बड़ी सिंपल सी ली जाती हैं, कोरस्पॉन्ड टू सिंपल पेंडुलम ली जाती हैं. ये थोड़ी सी अ लिटिल बिट मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है. कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ वेज. ये मास की बात हो रही है, ये मास जो है ये स्लाइड कर रहा है ऑन द स्मूथ वेज, इसको वेज कहा जा रहा है आपके एग्जांपल में, ठीक है. अब ये वेज भी इटसेल्फ मूव हो रहा है हॉरिजॉन्टली. वेज इज मूविंग ओनली हॉरिजॉन्टली वेयर एज मास इज मूविंग ऑन द वेज. सबसे पहला स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने सिस्टम, डायनामिकल सिस्टम को देखें कि वो स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि आपका हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट है. कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं? वेज ने हॉरिजॉन्टली मूव करना है, दैट विल रिमेन ऑन द सरफेस. सरफेस कौन सी है? x इक्वल 0 x एक्सिस. सो कंस्ट्रेंट वेज के कोरस्पॉन्ड जो कंस्ट्रेंट है वो तो हॉलोनॉमिक ही है. आपका ये जो है आपका ब्लॉक ये भी वेज के ऊपर मूव कर रहा है, वेज की सरफेस को लीव भी नहीं कर रहा और पेनिट्रेट भी नहीं कर रहा. सच टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स आर हॉलोनॉमिक. तो आपका सिस्टम तो स्टैंडर्ड है. फोर्सेस कौन कौन सी अप्लाई कर रही हैं? फोर्सेस वो कहता है कि ये दोनों डायनामिकल सिस्टम जो हैं ये सिर्फ मूव कर रहे हैं और देयर इज नो फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. द होल मोशन इज प्लेनर, प्लेनर मोशन है. फाइंड Lagrange equations for the system and reduce acceleration of the wedge and the acceleration of the block relative to the wedge. तो हमने क्या करना है? पहला स्टेप हमने कर लिया. अब हमने कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं. कोऑर्डिनेट किस तरह डिफाइन करने हैं? इन फैक्ट जो मैं अभी बता रहा था आपको कि यू हैव टू डिफाइन द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो डिफाइन करने के लिए आपने ये देखना है कि आप इस वेज की और इस ब्लॉक की पोजीशन जो है वो यूनिकली मिनिमम इंफॉर्मेशन से किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं. तो पहला वेज की तो सिंपली है कि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो आप एक पॉइंट फिक्स कर लें जो कि ये पॉइंट है और उस फिक्स पॉइंट से वेज तक का डिस्टेंस जो है वो एक कोऑर्डिनेट आ गया. और ऑफ कोर्स वेज हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है. दिस एक्स will be some function of time, जो है टाइम का ये फंक्शन होगा. सिमिलरली आपका ये जो है ये ब्लॉक, अब एक तो
कोऑर्डिनेट ये फिक्स कर लिया। अब ये ब्लॉक की भी तो पोजीशन हमने डिटरमिन करनी है, तो इसके लिए हम ये पॉइंट जो है ये फिक्स कर लेते हैं कि इस पॉइंट से जो ब्लॉक वेज के ऊपर मूव कर रहा है उस तक का डिस्टेंस, दैट इज अनदर कोऑर्डिनेट विच इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये दो कोऑर्डिनेट जो हैं एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी, इन दोनों को यूज करके आई विल राइट डाउन the position vectors of the wedge as well as of the block, this block। और wedge का मास जो है वो कैपिटल M दिया गया है, ब्लॉक का मास जो है वो स्मॉल m दिया गया है। अब अगर मैंने पोजीशन वेक्टर निकालनी हो वेज की, वो तो x ऑफ टी आई ही आएगी, ठीक है। पोजीशन वेक्टर इसका, क्योंकि डायनामिकल सिस्टम में दो पार्टिकल हैं, एक वेज है वो भी मूव कर रहा है और उसके ऊपर ब्लॉक जो है वो भी मूव कर रहा है। अब अगर मैंने ब्लॉक का पोजीशन वेक्टर लिखनी है तो ब्लॉक की पोजीशन वेक्टर के लिए मुझे ये डिस्टेंस, इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो कि एक्स ऑफ टी है, एक्स ऑफ टी प्लस ये वाला मुझे चाहिए। अब ये सिमिलर ट्रायंगल्स बन रही हैं, अगर ये एंगल अल्फा है देन दिस एंगल विल ऑलवेज बी अल्फा। ये एंगल अल्फा होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है मेरी, और मुझे ये चाहिए, ये बेस है, इसकी बेस की लेंथ मुझे चाहिए, और ये कोऑर्डिनेट मैंने जो हाइपोटेनस बन रहा है इस ट्रायंगल का, उसको मैंने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स y ऑफ t से डिनोट किया हुआ है। इसका मतलब है कि हाइपोटेनस मेरा y है, बेस मैंने निकालनी है, तो y कॉज ऑफ अल्फा, जो कि अल्फा फिक्स्ड एंगल है, ये मेरा आयत कंपोनेंट बन रहा है। अगर मैं आई यूनिट वेक्टर जो है हॉरिजॉन्टली लूं और के या जे यूनिट वेक्टर वट एवर यू वांट वो वर्टिकली लूं, तो ये R2 ब्लॉक का जो है पोजीशन वेक्टर मेरा ये बन रहा है। प्लस अब मुझे इस फिक्स पॉइंट से वर्टिकल ये मोशन चाहिए, ये y साइन अल्फा है। दैट इज हाउ आई कैलकुलेट द पोजीशन वेक्टर्स। This is a standard conservative system. Forces are conservative with 2 degrees of freedom. Degrees of freedom is in fact the number of generalized coordinates required to state the configuration of the dynamical system. Take as generalized coordinates x, the displacement of the wedge from a fixed point on the floor, floor के ऊपर ये move कर रहा है, and y, the displacement of the block from a fixed point on the wedge। तो ये दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करके हमने क्या है इसका जो है पोजीशन वेक्टर्स जो है वो लिख लिए। अब ये इसके पोजीशन वेक्टर्स आ गए। एक्चुअली हमने डिटरमिन तो यही करना है ना कि एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है ये क्या है, और उसके लिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि डायनामिकल सिस्टम के लिए हैमिल्टन प्रिंसिपल थर्ड फॉर्म जो है वो क्या है कि डेल्टा टी नॉट टी वन जो कि वेरिएशन है लैग्रैंजियन, इस पर्टिकुलर केस में टी पहला कोऑर्डिनेट क्या है एक्स ऑफ टी, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है वाई ऑफ टी, एक्स डॉट वाई डॉट, ये आपका जो है फंक्शनल है जिसको हम मिनिमाइज कर रहे हैं या आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो हम डिटरमिन करेंगे। एक्स ऑफ टी, अब यहाँ पे फंक्शनल एक्स ऑफ टी का भी डिपेंडेंट है और वाई ऑफ टी का भी डिपेंडेंट है। तो लैग्रेंजियन जो है, माई लैग्रेंजियन इक्वल्स, मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जो हैं ये सिर्फ जो है यहाँ पे ये फंक्शनल जो है ये एक्स डॉट पे भी और वाई डॉट पे भी जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो फंक्शन जो है वो दो
डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे फंक्शनल आपका जो है डिपेंड कर रहा है इक्वल्स 0। अब ये वेरिएशन है, इससे आयलर लैग्रेंज इक्वेशन आती हैं हमारे पास। ये हमने कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में सीखा हुआ है। नाउ काइनेटिक एनर्जी जो है, पोजीशन वेक्टर्स हमने लिख लिया, लैग्रेंजियन हमें पता है T माइनस वी के इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के। अब जो ब्लॉक है वो वर्टिकली मूव नहीं कर रहा, वेयर एज ब्लॉक का जो ग्रेविटी है वो अप्लाई कर रही है। सो पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स जो अप्लाई कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो है वो माइनस एम जी वाई साइन अल्फा के है। पोजीशन वेक्टर्स ये हैं, वी कैन इजीली कैलकुलेट द डायनामिकल kinetic energy of the dynamical system, which is 1/2 capital M dr 1 over dt dot dr 1 over dt plus 1/2 small m mass of the block dr 2 over dt dot dr 2 over dt. So this is the kinetic energy of my dynamical system, and I calculate, I have R1, R2, I calculate and I ultimately have T equals 1/2 mx dot square, so on and so forth. ये just आपने डेरिवेटिव लेके, और आपको पता है कि ये x फंक्शन है टाइम का, y फंक्शन है टाइम का, cos अल्फा sin अल्फा जो है ये कांस्टेंट है। अब लैग्रेंज इक्वेशंस अगर लिखने के लिए, ये आपके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, तो लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं उसके लिए हमें लैग्रेंज डेरिवेटिव्स जो हैं वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पार्शियल टी और पार्शियल एक्स जो है वो 0 है, क्योंकि एक्स जो है एक्सप्लिसिटली हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। पार्शियल टी और पार्शियल एक्स डॉट जो है वो हमें ये एक्सप्रेशन दे रहा है, पार्शियल वी और पार्शियल एक्स जो है वो 0 होगा, पार्शियल वी और पार्शियल वाई जो है ये माइनस जी माइनस एम जी साइन अल्फा होगा, पार्शियल टी और पार्शियल वाई इक्वल 0 होगा, क्योंकि वाई भी मुझे एक्सप्लिसिटली नज़र नहीं आ रहा, वाई डॉट ज़रूर है लेकिन वाई नहीं है। पार्शियल टी और पार्शियल वाई डॉट जो है वो मेरे ये एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है। अब जो है आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट्स हैं तो 2 आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस होंगी, जो कि मैं एक यहां पे लिख रहा हूं, और दैट विल बी पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स माइनस डी ओवर डी टी partial t over partial x dot equals minus partial v, जनरलाइज्ड हम आयलर लैग्रेंज इक्वेशन यूज कर रहे हैं कि माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x, ठीक है। तो ये क्योंकि पार्शियल v ओवर पार्शियल x 0 है, पार्शियल t ओवर पार्शियल x भी 0 है, तो मेरे पास ये आयलर लैग्रेंज इक्वेशन इनफैक्ट क्या बन जाएगी, d ओवर डी टी कैपिटल M प्लस स्मॉल m जो कि कांस्टेंट है, x डॉट प्लस m cos अल्फा y डॉट इक्वल्स 0। और दूसरी आयलर लैग्रेंज इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट विल बी d ओवर डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल वाई, और यहां पे ये 0 होगा, -0 क्योंकि पार्शियल टी ओवर पार्शियल वाई 0 है, m cos अल्फा x डॉट प्लस m y डॉट इक्वल्स पार्शियल v ओवर पार्शियल y, पार्शियल v ओवर पार्शियल y जो के माइनस एम जी साइन अल्फा के, ठीक है। अब इनका जो है मैं d ओवर डी टी ले सकता हूं,
या फिर आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें प्रॉब्लम में कहा गया है कि एक्सेलरेशंस के एक्सप्रेशंस जो हैं वो निकालें, सो आई विल कैरी ऑन दिस डी ओवर डी टी रादर देन कि मैं इंटीग्रेट करूं। तो इसको मैं कैरी ऑन करूंगा डी ओवर डी टी को। डी ओवर डी टी को कैरी ऑन करने से मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएंगे एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट में। फॉर एग्जाम्पल एक जो है ये मैं कैरी ऑन करता हूं, ये एक मेरी आइलर लैग्रेंज इक्वेशन जो है वो ये बन रही थी डी ओवर डी टी कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स डॉट प्लस एम जी कॉस अल्फा वाई डॉट इक्वल्स 0। ये मेरी आइलर लैग्रेंज इक्वेशन बन रही थी। तो m जो है मास जो है ये तो कांस्टेंट्स थे, तो आई विल हैव x डबल डॉट प्लस एम जी कॉस अल्फा, ये भी कांस्टेंट है, मेरे पास y डबल डॉट इक्वल 0 आएगा। यहां से मेरे पास जो है x डबल डॉट m प्लस m इक्वल्स माइनस एम जी कॉस अल्फा y डबल डॉट आ जाता है। और फर्दर मोर मेरे पास x डबल डॉट जो है माइनस एम जी कॉस अल्फा ओवर m प्लस m y डबल डॉट इसके इक्वल आ जाएगा, वेयर x डबल डॉट जो है ये क्या है d2x ओवर dt स्क्वायर है, और मेरा y डबल डॉट जो है d2y ओवर dt स्क्वायर है। एक मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब जरा पिछली स्लाइड से हम ये देखते हैं कि दूसरा एक्सप्रेशन क्या है। सो आई विल हैव अगेन x double dot and y double dot in terms of some constants. So ultimately you will see कि acceleration जो है that will be some constant, क्योंकि y double dot दूसरी आइलर लैग्रेंज इक्वेशन से भी आपके पास y double dot का कोई एक्सप्रेशन आएगा जो कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और ये लेक्चर में तो मैंने आपको एक्सप्रेशन एटलीस्ट दिखाए थे। So you have to do a little bit work to reach at the expressions of the acceleration. We are almost at the end of our lecture. आज के लेक्चर का मकसद ही ये था कि आपको सिर्फ जो है वो जल्दी जल्दी आगे ना भागा जाए, जो कॉन्सेप्ट्स आपको डिलीवर किए गए हैं आप उसकी प्रैक्टिस करें। यू शुड फाइंड आउट द एक्सरसाइजेस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एज वेल एज फ्रॉम द रेफरेंसेस बुक्स। ऑल्दो ये टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंसेस बुक्स जो हैं वो थोड़ी सी टफ हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप गूगल पे सिर्फ ये भी चेक कर सकते हैं कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस की एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं। ट्राई टू रीड दीज एप्लीकेशंस, ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम द प्लेंटी ऑफ मटेरियल विच इज़ अवेलेबल नाउ डेज यूजिंग द इंटरनेट, और उसको यूज़ करें। एनालिटिकल डायनामिक्स की एप्लीकेशंस जो हैं ये हम स्पेसिफिकली थ्रू आउट द कोर्स जो है इसको हम डिस्कस करते रहा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो हैं सबको कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस जो हैं ये अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो रही होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो प्लीज़ अपने क्लासमेट से, अपने टीचर्स जो हैं उनसे डिस्कस करें। टिल द नेक्स्ट lecture, take very good care of yourself and your dear ones. Allah Hafiz.